सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दुलारी सोनाली, प्यार भरा नमस्कार। और हमारे समस्त श्रोतागण जो श्रद्धेय बैठे हुए हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं, उन सबको भी प्यार दुलार और सभी को यथा योग्य यानी कि बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, प्यार, स्नेह। और भाई ऐसा है कि आज मतलब व्यंजन भी बताओगी क्या? जी अच्छा, आज व्यंजन भी बताएंगे, मुंह मीठा करेंगे, कुछ मुंह चटपटा भी होगा। हाँ, सोन पापड़ी भी बताएंगे, पता है? अच्छा। अभी हमने सीखा है और बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, जिसे हम साथियों को बताएंगे जरूर। और क्या क्या बताएंगे? और आज हम बातचीत करेंगे सखी विशेष में केसरबाई केरकर जो गायिका है उनके बारे में जानकारी देंगे। और विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस है, तो इस पर चर्चा करेंगे। परिवार एक वाहन अनेक, पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई ये बात है। हमारे साथी जरूर समझ गए होंगे कि परिवार एक है और वाहन हम कितने बढ़ाते जा रहे हैं और उससे क्या होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जी जी, दोनों पहलुओं पर चर्चा होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। और जो पहलू आपको समझ में आता है उस पर भी हमें जरूर अपनी राय भेजिए। और एक तो भाई ऐसा है ना कि जो बात होती है श्रव्य दृश्य माध्यम या विरासत जो है, इसका दिवस मनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सशक्त माध्यम है ना। और आज एक दिन यानी प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और बुआ जी, इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि ऐसा भी कोई दिवस होता है। थोड़ी सी जानकारी जैसा कि हम साझा करते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत का पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य श्रव्य अभिलेखागार बनाया गया है, जिसमें हमारे देश की अलग अलग सांस्कृतिक और कला की जो भी थाती है, जो भी मंजूषा है, खजाना है, ऑडियो और विजुअल को ऑनलाइन संग्रहित किया जा रहा है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत में जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसे पहचान कर उन्हें इन माध्यम से यानी श्रव्य दृश्य माध्यम में संग्रहित किया जाए, ताकि लोग आसानी से उसे देख सकें, सुन सकें उसके बारे में, है ना? और आगे की पीढ़ी को भी उसकी जानकारी मिले, है ना? बिल्कुल। और आप जब भी किसी यात्रा पर जाएं, उससे जुड़ी जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं और जो ज़रूरी जो जानकारियां होती है, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर अगर आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो ये एक बहुत ही अहम योगदान रहेगा। जो लोग उन जगहों पर नहीं गए हैं वो भी उन स्थलों की जानकारी पा सकेंगे। हाँ, तो मतलब ये उसका हो गया कि हमारे आपके द्वारा उसका प्रयोग और सही प्रयोग, जैसे कि आमतौर पर हम कहते हैं भाई कि सोशल मीडिया का बाकी प्रयोग मत करिए, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि आप करिए, क्योंकि इस तरह से आपकी भी जो याद है वो ताज़ा रहती है, संरक्षित हो जाती है। मतलब 1-2 वर्ष बाद भी अगर आप चाहें कि कहाँ गए थे, वहाँ क्या था, तो वो आप ऐसे देख सकते हैं और ऐसे ही बाकी लोगों को भी आप जानकारी दे सकते हैं। तो इस दिन उन दृश्य श्रव्य संरक्षण पेशेवर जो भी लोग लगे हुए हैं इस काम में, उनको जो संस्थान है उन सबको सम्मानित किया जाता है कि भाई आपका जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए, लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप जो विरासत संरक्षित कर रहे हैं इसका महत्व है और इसको बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए बहुत सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है ना। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल बेकार की चीज है, इसमें क्या करना है, हम अपने लिए कर लें बस हो गया, है ना? नहीं, बहुत लोग धन्यवाद भी कहते हैं बुआ जी कि आप गए, आपने वहां पर इतनी अच्छी अच्छी फोटो जो निकाली है, इतनी नेचर की, प्रकृति की इतनी सुंदर सुंदर वीडियोस लिए हैं, तो धन्यवाद। हम नहीं जा सकते वहां पर आपके माध्यम से हमने उन फोटोज को, उन वीडियोस को देखा। और एक बात और है कि अगर हमें जाना है तो एक हमें एक झलक भी मिल जाती है कि वहाँ क्या है, कैसा है, ये हमारे मन की चीज है कि नहीं, हमारे रुचि की चीज है कि नहीं, हम जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि आमतौर पर तो हम ऐसे ही चले जाते हैं, है ना? और
जो एक डर होता है उस जगह का, कभी किसी जगह पर जाने से पहले मन पहले ही डरा हुआ रहता है कि वहां जाएंगे तो ये तकलीफ तो न होगी, पर उस जब वीडियो को या फोटोज को हम देखते हैं तो मन में से एक डर निकल जाता है और इतनी खूबसूरती है वहां पर, तो हम भी वहां पर जाने के लिए लालायित हो जाते हैं ना। जी हाँ, और हमारे साथी लिख रहे हैं कि दृश्य और श्राव्य विरासत का भी वैश्विक दिवस होता है। भाई जरूर होता होगा, तभी आज इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। वैसे जहां तक मुझे याद है ऐसे किसी दिवस का आयोजन मेरे होश में अपने देशी स्तर पर भी नहीं हो पाया है। फिर विरासत और श्राव्य विरासत को भी समझने का ये एक अच्छा अवसर है। विरासत तो हमारी वो धरोहरें हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं। ऐसे में देखें कि आज कौन सी धरोहर स्वरूप विरासतें हमें अपने दृश्य और श्राव्य क्षेत्र में मिलेंगी, फिर ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होंगी। तो भाई महत्वपूर्ण तो है, अब ये होता है कि हमें उसमें रुचि है या कितनी है। कभी बहुत अधिक होती है तो हम एकदम ऐसे उछल पड़ते हैं कि अरे वाह ये मिल गया हमको, इसका कैसेट मिल गया, या हमको इसका श्रव्य माध्यम मिल गया या दृश्य मिल गया तो और अच्छा है। और क्योंकि किताबें पढ़ना जैसे कि कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है, आप चलते फिरते इसका सुन लेते हैं, उसका मजा अलग होता है और जानकारी भी मिल जाती है ना जी। और यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा फिल्म, टीवी, रेडियो, फोटो, प्रिंट की तरह दृश्य श्रव्य मीडिया विरासत की रक्षा करने के मकसद हेतु इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी हमें इसकी जो है ना कि जो है कहना चाहिए कि इतना महत्व न समझ में आए, जरूरत न समझ में आए, लेकिन भविष्य में समझ में आएगा। और बहुत सारी चीजें जो रखी हैं वो ठीक है, दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन बहुत सारी चीजें आजादी के समय की कुछ आवाजें हैं हमारे, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री रहे हों या जो भी रहे हों, राष्ट्रपिता हों, सबका जो रखा है वो श्रव्य माध्यम से हम सुनते हैं उसको, तो आज भी लगता है कि हम वो महसूस कर सकते हैं कि उस जमाने में क्या कैसे हुआ होगा, है ना जी। तो अच्छा, हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं कि अब हम चलें गीत की ओर। बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ।
है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। तो भाई गुल खिलता है, बिखरता है, बिछड़ जाते हैं लोग ऐसे ही, लेकिन फिर बात आती है ना कि अगर आपने किसी भी माध्यम में, चाहे वो श्रव्य हो या दृश्य हो या श्रव्य दृश्य दोनों हो, तो अगर आपने संजो लिया तो जाहिर है कि यादें जो हैं अनंत काल तक बनी रहेंगी, बहुत सालों तक आप सुन सकते हैं। ऐसे ही हम अपने घर परिवार में भी लोगों की आवाजें रख लेते हैं, और उसमें कहीं कोई अगर कवि है तो और मजा आ जाता है, और कोई गायक गायिका है तो और मजा आ जाता है ना। वो जो है यादें जो रहती बरसों तक हमारे साथ रहती है, और अब तो इतने और सारे माध्यम भी रहती हैं। और इतने माध्यम है हमारे पास में उसको संजो कर रखने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं आज सखी विशेष में केसरबाई केरकर की, है ना। तो केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 में गोवा में हुआ था, और वे जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां की शिष्या थी। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, फिर आगे चलकर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की महफिलों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। और केसरबाई ने अपनी जो है ना कि अपनी जो भी कला थी, और वो जो है उसको है बहुत दीर्घता अंतराल तक बनाए रखने की क्षमता उन्होंने हासिल कर ली थी। मतलब उनका रियाज इतना जबरदस्त था कि उनकी सांस पर बहुत नियंत्रण था, और बहुत देर तक वो एक आलाप लेती थी। उनकी आवाज में श्रोताओं को और संगीतकारों को बहुत प्रभावित किया, जो वो उनकी क्षमता थी। जी। तो जाहिर है कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जी, उनका उन्मुक्त कंठ और भारी भरकम स्वर अपनी दृढ़ता और स्पष्टता के कारण लोगों की पसंद बन गया। उन्होंने जानबूझकर संगीत के कार्यक्रमों में माइक्रोफोन के उपयोग से परहेज किया। जटिल और असामान्य दुर्लभ राग में निपुणता प्राप्त करना जयपुर घराने की एक विशिष्ट विशेषता थी। विशेषता तो है, ये घराने की बात हो गई, लेकिन केसरबाई जी की जो बात करें तो वो जो उन्होंने दक्षता हासिल की, जो अपनी एक मौलिकता बनाए रखी, उसकी बात ही कुछ और है। और उनके स्वर जो बात है वो अलग अंदाज तो था ही। हम और भी बात करेंगे, लेकिन समय हो गया है एक अंतराल का, है ना जी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ, हाजिर हैं। और प्रतिभाशाली केसरबाई केरकर के बारे में जो बात कर रहे थे ना कि उन्होंने सांसों पर इतना नियंत्रण रखा कि बहुत देर तक वो आलाप लेती थी। जी। तो एक और माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, क्योंकि आवाज बहुत दमदार थी ना। जी। और उनका प्रतिभाशाली स्वर श्रोताओं को निरंतर प्रभावित करता रहा। उनकी आवाज सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं गूंजी, बल्कि नासा के अंतरिक्ष खोजयान वाइजर 1 के लिए साउंड्स ऑफ अर्थ नामक एल्बम जो संग्रहित किया गया था, उसमें भाई अलग अलग देश जो थे उन्होंने अपने अपने मूर्धन्य जो भी गीतकार संगीतकार थे, मतलब अपने बहुत जो टॉप के जो थे, शीर्ष के जो संगीत था वो दिया था। उसमें ही केसरबाई की भी आवाज गई, और वो थी राग भैरवी में जात कहाँ हो। इसका प्रस्तुतिकरण उन्होंने दिया, और जो गया वहां पर वो 3 मिनट 30 सेकंड का था। अनंत काल तक गुंजायमान है जो अंतरिक्ष में गया। कितने गौरव की बात है, हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा केसरबाई केरकर को सूरश्री की उपाधि प्रदान की गई। वर्ष
1953 में उन्हें भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 सितंबर 1977 को इस महान गायिका ने अंतिम सांस दी। हम उन्हें याद करते हैं और उनका संगीत इसी तरह से हमारे बीच में गुंजायमान रहे, इस श्रद्धा के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो भाई इस गीत के बाद तो वैसे तो कहने सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन बात तो करनी है। बात जो है वो अगली भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि परिवार एक वाहन अनेक, ये पता नहीं कब से सिलसिला शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। ये ऐसे जैसे छुपे हुए रास्ते से आ गया ना, ये आ गया ना धीरे से। बताना चाहिए था ना, हाँ। रोक देते। अभी भी रोके तो बदलने में वक्त लगेगा, है ना। हाँ नहीं, फिर भी शुरुआत तो कभी भी अच्छे कामों की जा सकती है। फिलहाल जो हमारे साथियों ने अपनी बातें साझा की है उससे शुरू करते हैं। आजकल परिवार जितने छोटे होते हैं उतना ही बड़ा परिवार उनके वाहनों का हो गया है। बच्चों की कोचिंग हो या कॉलेज, चाहे बड़ों की नौकरी, हर एक का अपना अलग अलग जाने आने का समय होने के कारण परिवार के हर सदस्य के लिए अपना दोपहिया वाहन जरूरी हो गया है। स्वतंत्र घर हो तब अलग पार्किंग जगह होने पर भी जगह कम पड़ने लगती, क्योंकि संयुक्त रूप से जाने के लिए एक कार भी तो एक जगह
घेर कर खड़ी होती है। ये समस्या फ्लैट में रहने वाले निवासियों के लिए बड़ी कष्टप्रद होती है। फ्लैट्स में ऐसे परिवार और किराएदार भी होते हैं जो पुराने खराब वाहन को नहीं बेचते, नया वाहन खरीद लेते हैं। तब जाने आने के लिए रास्ता कम पड़ने लगता है, साथ ही पार्किंग स्थल भी भद्दा दिखने लगता है। तो ये सारी चीजें तो ये हमारे आपके सोचने और देखने और दिखाने वाली बात हो गई। जी, जी, जी। लेकिन पर्यावरण पर जो उसका बोझ पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे भी जो अगली जो पीढ़ियां आएंगी उन्हें भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो अभी से हमें सजग रहने की जरूरत है। तो क्या करें, एक आध बेच दीजिए, किसी को दे दीजिए, ऐसा? हाँ। अच्छा, हाँ, वैसे तो हम 4 पहिया ही सोच रहे थे। वैसे हमारे साथी ने भाई साइकिल की तरफ भी इशारा किया कि वाहन के नाम पर एक साइकिल हुआ करती थी, जिससे बारी बारी से जिसको जरूरत हो वो निकाल कर ले जाता था। कभी कभी पड़ोस मित्र भी मांग कर ले जाते थे। जिंदगी की रफ्तार बदली, रहन सहन का तरीका बदला। मध्यम वर्गीय परिवार में बाइक की शिद्दत से जरूरत महसूस की जाने लगी। मध्यम वर्गीय परिवार में भी अनेक वाहनों का चलन होने लगा। किसी को दहेज में मिली तो किसी ने अपनी कमाई से खरीदा। आज साइकिल की जगह बाइक कार ने ले ली है। किसी किसी परिवार में तो आदमी से ज्यादा उनके वाहन हैं। ट्रैफिक जाम और सड़कों पर भीड़ के चलते अब महिलाएं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय स्कूटी से ही आना जाना पसंद करती हैं। 2020 में इतनी बारिश हुई कि गैराज में खड़ी कार, बाइक और साइकिलों को काफी नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले घर के एक कार, एक बाइक और 2 साइकिल को कबाड़ के दाम पर बेचना पड़ा। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि परिवार एक वाहन अनेक, यानी स्टेटस सिंबल। आज के समय में पहले बाइसिकल हो या स्कूटर होते थे, पर वह भी नहीं तो कुछ लोगों के यहाँ पर वरन सेकंड हैंड ही ले लेते थे। कोई शर्म नहीं आती थी। और अगर साधन एक है तो साथ में मंजिल तक चलने को तैयार होना होता था। अब तो घर में 4 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी होती है। मजा तब आता है जब बिल्डिंग में पार्किंग नहीं मिलती है, सड़क पर रखना पड़ता है और चोरी का डर या नुकसान का डर लगा होता है। लेकिन सबका कार्य करने का या पढ़ाई करने का समय अलग अलग हो तो क्या करें। लेकिन जितने साधन उतना प्रदूषण भी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शहरों में एक एक दिन गाड़ी पुल करके जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो जाए। क्या बात है। एक बात तो है कि हमारे साथी लोग जो हैं, श्रोता बंधु हैं, वो इस बात को बखूबी समझ जाते हैं कि हम लोगों ने ये विषय क्यों रखा है। और जाहिर है कि आप भी कहीं ना कहीं इसके बारे में चिंता भी करते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे आप भी सोचते हैं। तो बहुत ढेर सारी बातें हैं। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि सब जगह की स्थिति यही है। कोई कॉलेज जाएगा तो कोई फैक्ट्री, तो कोई किसी को शॉप पर जाना है, सभी अलग अलग कार से जाएंगे। उस पर वे घर में पार्किंग की जगह होते हुए भी घर के सामने लगाते हैं। बार बार अंदर से बाहर कौन निकाले। हमारी गली की तो ये स्थिति है, सब परेशान है। आज बेटी आई, थोड़ी देर के लिए ही आई थी, लेकिन घर के सामने किसी और ने अपनी कार खड़ी कर दी। गाड़ी अब कहाँ पार्क करे, तो अपनी कार पिछली गली में खड़ी करके आई। कई बार पार्किंग को लेकर कहासुनी भी हो जाती है। कोई मेहमान आ जाए तो पहले पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। आजकल सार्वजनिक वाहन का कोई उपयोग करना चाहता नहीं। 2 व्हीलर से जाना कोई पसंद करता नहीं। अतः किसी की परेशानी से किसी को मतलब नहीं है। तो बस अब हमें इस बात पे गौर करना होगा, हमें अमल में लाना होगा कि भाई ये समस्या दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जाएगी। अगर अभी हम जागृत नहीं हुए, अगर हम अभी सचेत नहीं हुए, तो आगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सब यही कहते हैं कि किसी को किसी की परेशानी से मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम अपने ऊपर भी गौर करें कि क्या हम ऐसा सोच रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति चलता है और 4 पहिया वाहन जिसमें कि कम से कम 4 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, 5 भी बैठ सकते हैं। तो क्या हम वो जरूरी है ले जाना? क्या साइकिल या 2 पहिया से काम नहीं चल सकता? इस पर आप विचार करिए। हम एक गीत सुनाते हैं आपको, विचार करते रहिएगा। लेकिन सुनते हैं गीत। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना।
सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। देखो भाई, ऐसा है ना कि परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, इसके बारे में हमारे एक साथी ने बड़ी प्यारी सी बात लिखकर भेजा है। हाँ, उन्हें पहले से मालूम था ये गाना हम सुनवाएंगे। इन्होंने लिखा है कि बहुत से लोग जरूरत ही मतलब बेजरूरत ही दूसरों को दिखाने के लिए वाहन खरीद लेते हैं, खासकर नवयुवक। अभी 4 महीने पहले ही हमारे दोस्त के साले साहब की शादी हुई। उनको पहले से ही नई मोटरसाइकिल है, फिर भी दहेज में लड़की वालों से जबरदस्ती नई भोपू वाली बाइक ली है, भोपू बाइक ली है। भाई भोपू बाइक हमें नहीं पता क्या होती है। और ये लिख रहे हैं कि लाख समझाने के बाद भी नहीं माना। अब दोनों गाड़ी बरामदे में ढकी हुई है, लड़का गया दूसरे प्रदेश में कमाने। देखिए, अब परदेसी हो गया तो अब ये गाड़ी भी कह रही होगी परदेसियों से ना अखियां मिलाना। दोनों बाइक दुखी हो रही होंगी। अब सोचो जरा सा, कितनी गलत बात है। तो जरा सा सोचिए क्या करना चाहिए, हमारे क्या नहीं करना चाहिए। ये भी लिखते हैं कि पूरे परिवार में एक ही वाहन है जिसके लिए ड्राइवर रखा हुआ है। सबको घर से रोजाना निकलने का समय अलग अलग है। ड्राइवर को पता है कि किसको कितने बजे निकलना है और कहाँ निकलना है। उसी के अनुसार वो अपार्टमेंट के नीचे गाड़ी हॉर्न बजाता है और हॉर्न सुनने वाले घर के सदस्य समझ जाते हैं कि किसके लिए आवाज लगा रहा है। किसी भी परिवार के सदस्यों को कोई आज तक दिक्कत नहीं हुई है और सभी का काम आसानी पूर्वक चल रहा है। क्या बात है। तो यूं ही आसानी पूर्वक सबका काम चलता रहे। हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। श्रोताओं, हम फिर हाजिर हैं और हम इस समय इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि अभी जो है सोनाली हमसे कह रही थी कि आप ये बोल दीजिएगा कि सबको केवल सुविधा चाहिए। खुद ये हाल है कि खुद भी इन्हें केवल सुविधा चाहिए। थोड़ा सा भी समय का एक दूसरे के संग हम लोग आगे पीछे नहीं हो पाते कि 10 मिनट बाद जाना है तो अरे हम 10 मिनट पहले क्यों चले जाएंगे। पर बुआ जी, मैं लोकल ट्रेन से आती हूँ।
ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, इतनी दूर से आती हूँ तो लोकल ट्रेन से आती हूँ, अपनी गाड़ी से आऊंगी तो आ ही नहीं सकती इसलिए आते हैं ना। लेकिन आसपास जब हम जाते हैं तो अभी जैसे लिखा कि अभी कितना हम निश्चित कर लेते हैं कि अच्छा 200 मीटर जाना है तो साइकिल से, और जहाँ 600 हो गया तो हम मोटरसाइकिल से जाएंगे या स्कूटर से जाएंगे। अरे भाई 600 मीटर भी आप जा सकते हैं साइकिल से और या पैदल जाइए। हाँ, बिल्कुल घर के पास में अगर सब्जी मार्केट है तो पैदल जाइए, कुछ सामान लेने जाना है तो पैदल जा सकते हैं। हाँ, कुछ सामान तुमने ठीक कहा, नहीं तो हम सोचते कि अच्छा सब्जी के लिए तो पैदल जाना है, बिस्किट लेने जाना है तो मोटरसाइकिल से जाना है। नहीं 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 यानी कहने की बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैं पैदल जाऊंगा फिर इतना टाइम लगेगा, फिर मेरा समय जो है नष्ट हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। पर बहुत सारी बातों के लिए समय बर्बाद होता है, तब हम ध्यान नहीं देते हैं। सोनाली बिटिया, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बात और है कि हम अपने मन की बात है, आप कभी गौर कीजिएगा तब पता चलेगा कि आप जब साइकिल की चाबी मतलब मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हैं, फिर पार्किंग में से उसको निकालते हैं स्टैंड पर से, फिर बाहर जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, उसमें कितना समय लगता है। हो सकता है आप धड़ धड़ करके सीढ़ी उतरे और तब तक उतनी देर में आप दुकान तक पहुंच जाएंगे पैदल पैदल, है ना। अक्सर ऐसे भी जाके जो है मार्केट से बाहर फिर खड़े करना है आपको, पहले पार्किंग का स्थान देखेंगे, वहां लगाएंगे, उसको बंद करेंगे, फिर 2 बार अपना वो देखेंगे कि ठीक से बंद हुआ कि नहीं, हमने चाबी ठीक से रखी कि नहीं रखी है कि नहीं। ऐसे तो अपना हाथ झुलाते हुए गए और चले आए, पैसा लेके गए, थैला लेके गए और सामान लेकर आ गए। अच्छा, कुछ ऐसी बात यहाँ पर इसलिए याद आ गई कि अक्सर ये भी होता है कि जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो यहाँ पर ये वाहन वाली बात नहीं है पैक्ड फूड वाली बात है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि अक्सर हम ये सोचते हैं भूख बहुत तेज लग रही, बाजार से मंगवा लेते हैं, है ना। जबकि मम्मी कहती रहेंगी कि भाई ऐसा है कि अभी अभी बोलो तो हम गरम गरम पूड़ी उतार देते हैं नमक अजवाइन की, या फट से 2 आलू बना देते हैं और पूड़ी बन जाएगी या रोटी बन जाएगी, जो कहो बन जाएगा। लेकिन नहीं, अब बहुत तेज भूख लग रही है, अब बस ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, आप कभी गौर कीजिए कि कितने मिनट में बाजार से खाना आता है और क्या उससे कम मिनट में घर में खाना बनता है या नहीं, उससे कम समय में बनता है। और वो भी तो मोटरसाइकिल के ऊपर ही आता है ना वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो भाई सही बात है कि ये तो बहुत बड़ी बात तुमने कही कि उसमें भी हम कहीं ना कहीं प्रदूषण कर रहे हैं। तो ये मन की सोच वाली बात है कि हमें लगता है कि फटाफट ये काम हो जाएगा। यानी बस एक सोच रखे ना बुआ जी की, पुराने जमाने की बात करें तो हम पैदल चलते थे कितने 3-3, 4-4 किलोमीटर तक से, वहां जब जिसके पास साधन नहीं हुआ करता था, जैसे ऑटो रिक्शा नहीं है या फिर तब हम पैदल चलते थे या फिर स्कूल जाते थे हम लोग तो बचपन में। यानी इतने ज्यादा हम अभी इन सब चीजों के ना आदत आदि हो गई। आदि हो गई थी। ये हमें थोड़ी सी, और है ना क्या होता है, हम जो जैसे करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ये उदाहरण हम आने बच्चों को दे रहे हैं। तो भाई ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि जो हम करेंगे बच्चे वही करेंगे। तो एक बात है कि ये अब करें क्या। अब तुम कहोगे कि नहीं बच्चों को स्कूल पैदल भेजना शुरू कर दीजिए, बस से नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ संभव है वहाँ प्रयास किए जा सकते हैं। जी देखो, यहाँ पर यही बात हो गई कि बच्चों को उनके स्कूल की बस से भेजिए, न कि आप सोचें कि नहीं हमारा बच्चा तो बड़ा लाडला है और घर में 2-2 गाड़ी खड़ी है तो वो कार से क्यों नहीं जाएगा। तो ऐसा मत करिए। उससे ना 1-2 फायदे हैं बुआ जी। अब मैं थोड़ा विषय से अलग जा रही कि बच्चे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ में एडजस्ट करना सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, केयरिंग सीखते हैं। क्या बात है कि कैसे किस तरह से बच्चों के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो उसमें भी कैसे दोस्ती संभलना है, कैसे संभलना है, या कैसे थोड़ा सा कम जगह में भी बैठा जा सकता है। कभी कभी हो सकता है खड़े खड़े उन्हें जाना पड़े, तो इन सब चीजों की आदत पड़ेगी। थोड़ा गर्मी हो सकता है कभी लगे, लेकिन अपने घर की कार है तो भाई एसी में जा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आएंगी। एडजस्टमेंट की जहां तक बात होती है तो ये समय के साथ साथ ये सार्वजनिक वाहन के संग संग अगर हम पूल में जाते हैं या घर में भी 3-4 लोग अगर मिल के कह रहे हैं अरे तुम आधे घंटे पहले चलो ना, तो वो सब चीजें जो है वो समय का जो सामंजस्य स्थापित करना है, समझौता करना है, वो किया जा सकता है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर उस तकलीफ की जब आदत हो जाती है ना तो वो तकलीफ नहीं अच्छा लगने लगता है कि नहीं। लेकिन उसका दूरगामी परिणाम तो देखिए ना सचमुच। तो वो तकलीफ तो इतनी तकलीफ नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पूल वाली हम लोगों ने बात कही, आपस में परिवार में भी सब लोग एक साथ जाएं आए, या पीछे कार की जो सीट होती है पीछे की, पहले हम लोग 4 लोग बैठ जाते थे, अब 3 में भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई बहुत दिक्कत हो रही है, तुम दूसरी गाड़ी ले लो। हाँ, तो देखिए कितनी हम आराम तलब हो गए हैं। तो ये सोचिए कि अगर 30 मिनट का ही तो रास्ता है, थोड़ा सा सट के बैठ जाएंगे, थोड़ी कम जगह में बैठ जाएंगे, थोड़ा सिकुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। अब गाना सुन लेते हैं। हाँ, तेरे संग प्यार है नहीं छोड़
लिपटी रहूं मेरे सांसों की तकदीर बन जा, तकदीर बन जा, तेरे साथ वादा किया नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, ओ तेरे संग प्यार में नहीं। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और बातचीत चल रही है सार्वजनिक वाहन या किसी भी तरह से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की बात हो रही है। हमारे साथी लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक आज भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत परिवहन के क्षेत्र में बढ़ रही है। पिछले 3 दशकों में भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऊर्जा की खपत में 5 गुने का इजाफा हो चुका है। वर्ष 2019 में ये खपत 10 करोड़ टन तेल के बराबर थी। तो भाई चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो तो आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा सा सामंजस्य। हमारे साथी वैसे ये भी लिख रहे हैं कि ठीक है पार्टी वगैरह में जाना है तो साथ में जाएं, लेकिन अगर दूर दूर अलग अलग दिशा में कार्यालय है तो जाहिर नहीं जा सकते। कभी कभी दिखावा नहीं, जरूरत होती है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ आप कर सकते हैं हम वहाँ की बात कर रहे हैं। कोशिश की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। इसमें अभी हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे ना कि किस तरह से एक आपकी सोसाइटी में लोगों का ग्रुप बना ही होता है। तो अगर आप जैसे कि 100 किलोमीटर की दूरी पर कहीं ऐसी दिशा में जा रहे हैं, बाहर की तरफ, आउटर में होता है शहर के बाहर, है ना, जैसे मुंबई के बाहर अगर आप लोनावला जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं 100-200 किलोमीटर की दूरी पर, और आप केवल 2 जा रहे हैं व्यक्ति या 1 जा रहे हैं, मतलब जितनी आपकी कार में सीट आप डाल दीजिए ग्रुप में कि आज उस दिशा में मैं 10 बजे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, 3 सीट खाली है, कोई आ सकता है, तो किसी को अगर जाना है तो बड़े आराम से चला जाए। ये कितना अच्छा प्रयास होगा ना। बिल्कुल अच्छा प्रयास होगा। अब वहां जाने का अगर भाड़ा मान लीजिए 500 लगता है, आप उनसे 200 ले लीजिए, उनको भी अच्छा हो जाएगा, आपका भी थोड़ा पैसा निकल आएगा, आपने जो ऊर्जा के लिए पैसा लगाया है उसमें, फ्यूल में, उसमें थोड़ी सी आपकी भी बचत हो जाएगी, मस्ती मारते चले जाइए। ये एक ऐसा ऐप भी है बुआ जी, इसके माध्यम से लोग जाते भी हैं कि उसके माध्यम से आपने डाल दिया कि मैं इस दिशा से जा रहा हूँ, तो कोई भी रास्ते में आपको कैच कर सकता है और बैठ सकता है, तो आपका कह सकते हैं कि साथी बन जाएगा। हाँ, तो इस तरीके की चीजों पर गौर कोशिश की जा सकती है। और जैसे कि अगर हमारा फायदा है, उसमें हमारा है, हमारी आगे की पीढ़ी का फायदा है, तो फिर ये कोशिश जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज की जिम्मेदारी हमारी है। समाज ने बहुत कुछ हमें दिया है, तो जाहिर है कि एक हमारा भी कर्तव्य है, हम बाकी चीजों की जैसे बचत करते हैं अपने पैसे की, वैसे ही ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसमें थोड़ा संभाल करें। जी जी। और खाना पका दें। जैसे आपने कहा था कि संयम की बात है, कि संयम हमारा कम होते जा रहा है, तो ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं, अगर सामने हमें दिख भी रहा है कि बहुत सारी भीड़ है, तो भी सब लोग ना जोर जोर से हॉर्न बजाते रहते हैं। मजा आता है, वो एक संगीत सुनने में आता है ना, ऐसा सोचते हैं संगीत चल रहा है कुछ। नहीं, कार में संगीत सुन सकते हैं, विविध भारती सुन सकते हैं। नहीं सुनते हैं, लेकिन उसमें इसमें इजाफा कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे नहीं होता है कि आपका कपड़ा कोई बड़ा सुंदर सा है प्रिंट, उसमें आप थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये मजाक की बात है, लेकिन हाँ ऐसा अक्सर होता है। कभी कभी तो इतना बड़ा वाहन सामने होता है, ट्रक होता है, और आपको ऐसे वो हॉर्न देते हैं जैसे लगता है कि इसके ऊपर से उड़ के चले जाएंगे क्या, या नीचे से चले जाएंगे। और कोई ना कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी पीछे ले रहा है, उसे वक्त ही नहीं देते। वो अगर नया वाहन चालक होगा तो वो घबरा जाएगा, इतने जोर जोर से लोग हॉर्न ऐसे में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो फिर और समय लगता है। हाँ, इसलिए बस थोड़ा सा, जैसे बुआ जी ने कहा कि संयम की जरूरत है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो ये तो देखो लगभग हर क्षेत्र में ही है इस बात की जरूरत, और अगर आप में रहेगा तो जाहिर है कि मतलब सब दिशा में आप करेंगे। और खाना बनाते समय अगर आप थोड़ा संयम रखेंगे तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनेगा। बहुत, यानी क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। जब इतनी मेहनत से जब बनाते हैं तो वो तो स्वादिष्ट बनेगी ही, और लोगों का दिल जीत लेती है। तो अभी आपको ये रेसिपी बताएं। अच्छा, ऐसा पहले ही मीठा बता दे? नहीं, पहले तुम कुछ बता दो, नमकीन वगैरह। जी जी जी। तो वैसे पोहा और सूजी और आलू का हम कटलेट बनाएंगे। बिल्कुल। और ये कटलेट ना बिल्कुल भी तला हुआ नहीं है, तो इसके लिए इसके लिए 1 कटोरी पोहा लेना है, और फिर सूजी लेना है 1 कटोरी, और 2-3 आलू लेना है, और दही, और जो
जो सब सामग्री है कटलेट में डालने की, जैसे पनीर है, मटर है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट है, नमक है। तो सबसे पहले आलू को उबाल के उसको ठंडा होने के बाद में उसको अच्छे से कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले डाल देंगे। उसमें जैसे सारे मसाले क्या? जैसे मटर डालना है, पनीर डालना है, फिर तुमने बोला मसाले भी डालना है। अच्छा। उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। उसके बाद में नमक डालना है, अजवाइन जो भी डाल सकते हैं, जो पसंद है, चिली फ्लेक्स डाल के उसको साइड में रख देंगे। उसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। अब जो सूजी है उसमें दही डाल के इसको 15 मिनट तक के वैसे ही रख देंगे, पहले से रख दिया हुआ सेट कर देंगे। और जो पोहा है उसको मिक्सी में चला लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, जो सूजी को दही में डाला था उसमें पोहे को भी डाल देंगे हम। अच्छा। हाँ, और फिर उसको अच्छे से मिला के उसमें नमक डाल देंगे और फिर उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के थोड़ा फूल जाएगा वो, मतलब वो चटपटा वो अच्छा फ्रूट सॉल्ट डालना है। डाल के वो मिश्रण बन जाएगा। और फिर एक कटोरी में, अब जैसे हम इडली के सांचे में भी ये बना सकते हैं, नहीं तो फिर कटोरी में तेल लगा के उसमें ये थोड़ा थोड़ा मिश्रण डाल के ऊपर से वो जो आलू का हमने कटलेट जो बना के टिक्की बनाई थी, वो टिक्की डाल के ऊपर से फिर से दूसरा मिश्रण डाल के इसको भाप पे हम पका लेंगे। और फिर उसको तलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हल्का सा ऊपर से उसमें तड़का डाल के हरी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। वैसे इसको इडली के स्टैंड पे भी बना सकते हैं और अप्पम का जो आता है स्टैंड उसमें भी बना सकते हैं ना, छोटी छोटी गोलियां बनेंगी प्यारी सी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये यानी आजकल लोग बहुत डाइट वाले हो गए हैं, कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं, तो फिर भी उतने ही मोटे लोग घूम रहे हैं, पता है। तो अगर इधर गाड़ी से जाएंगे तो यही होगा। इसलिए तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। बाकी तो हम व्यंजन बता ही रहे हैं। अच्छा, एक बात तो है, हमारे एक साथी ने ये भी लिखकर भेजा है कि आज दिवाली पर या कभी भी बना सकते हैं मिनी समोसा या कचौरी। अच्छा। घर में रखा हुआ नमकीन, मूंग, मोगर जो भी मिलता है नमकीन या कोई भी नमकीन जो आपके यहाँ कोई नहीं खा रहा है, 1 कप लेकर दरदरा कर लीजिए। अब कढ़ाई में तेल थोड़ा सा ले लीजिए, दरदरा धनिया, सौंफ डालें, मिश्रण डालकर मिला लें। बाकी मसाले जैसे तिल, नमक स्वाद के हिसाब से, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी चीनी मिलाकर अब समोसे की मैदा लगा लें और 250 ग्राम मैदा में 50 ग्राम तेल, नमक डालकर टाइट गूंथ लीजिए, मतलब कड़ा आटा गूंथ लीजिए। फिर मिश्रण के छोटे छोटे समोसे बनाकर धीमी आंच पर तल लीजिए, एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, महीने भर आनंद से खाइए। तो मतलब समोसे में जो हम लोग आलू भरते हैं उसकी जगह इन्होंने नमकीन जो चीजें थी वो उसको भर दिया, यानी कचौड़ी का जो करके। हाँ, क्या इस तरह से यानी अलग है ना कि हमेशा हम आलू वाला समोसा खाते हैं या फिर पनीर वाला समोसा खाते हैं, तो ये अलग तरह का जो स्टफिंग उन्होंने डाली तो सचमुच बहुत अच्छा। बहुत पहले बहुत पहले हम लोगों के घर में वैसे भी बनता था, थोड़ा दरबरा बेसन आता है, उसको खूब अच्छे से घी में भूनकर और उसमें नमक, अजवाइन, काला नमक और लवंग ये सब भून के डाल के और अच्छा सा मिश्रण बनाया जाता था और फिर ऐसे ही समोसे की तरह भर के वो खाया जाता है। और तो दिवाली में भी बनाया जाता है। बनाया जाता है, तीज पर बनता है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग होता है। और एक गीत सुनते हैं, फिर बताएंगे सोहन पापड़ी बनाना, है ना। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में
फिर क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। भाई ये तो बड़ा फेवरेट सा गाना सभी की पसंद का होगा हमें लगता है। हमारा तो भाई बहुत फेवरेट है। हमारी एक सखी लिखती हैं कि मुझे घर का ही भोजन पसंद है, बाहर का होटल का ठेला इनके ऊपर का अशुद्ध खाना अनेक रोगों का निमंत्रण है। ये बात तो है। और लेकिन खाना पड़ता है। इच्छा को इतना नहीं मार सकते ना बुआ जी। हाँ खाए पर सीमित मात्रा में खाए, और फिर उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए भी उपाय किए जाए। नहीं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बाजार का। क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि अब इतना सामान बाजार से आ भी जाता है, क्या करें। देखो दशहरे के लड्डू बचे थे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मीठा कोई खाना नहीं चाहता है। आज मैंने उसे तोड़कर कढ़ाई में गर्म किया, आटे में भरकर पराठे के लिए पूरन पोली, और सभी लोगों ने उसे ओल के चोखा के साथ खाया, बहुत पसंद किया। कुछ मोतीचूर के लड्डू थे, कुछ बेसन के गर्म करने में आपस में हलवे की तरह हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो एक रेसिपी तो यही हो गई। ये हो गई एक रेसिपी। और अभी आप कुछ तुम बता रही कुछ ना? अच्छा जी हाँ, मैं बताऊंगी। अभी सब नमकीन रेसिपी हो गई तो मुंह मीठा करवा देते। मूंगफली की बर्फी बनाएंगे हम जी। इसके लिए 1 कटोरी जो है मूंगफली होगी, तो उसमें आधी कटोरी शक्कर होगी, बस दो इतने ही कम सामग्री है। मूंगफली को धीमी आंच पर भून लेना है, उसके छिलका उतार के। उसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो फिर उस जो पाउडर है मूंगफली वो लाल लाल हो जाएगा रंग उसका, तो इसलिए सफेद ही हमें रखना है, हल्का हल्का भूनना है, धीमी रंग नहीं बदलना चाहिए, स्वाद चाहे जैसा हो। ये स्वाद भी अच्छा होगा। फिर उसका छिलका उतार के और फिर उसे मिक्सी में से चला के उसका हम पाउडर बना लेंगे। और फिर आधा कप जो है हमने आधी कटोरी शक्कर लेके उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है कि जब शक्कर भीग जाए उसके ऊपर जरा सा पानी हो, इतना पानी लेके उसको उसकी चाशनी बनाने के लिए रखना है। और चाशनी ऐसी बने कि एक मोटा तार बन जाए। यानी इतना चलाना। पहले जो है वो चाशनी जो है थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी, बहुत पतली नहीं रहेगी, बहुत पतली नहीं, गाढ़ी रहेगी। और फिर उसमें ये मूंगफली का पाउडर जो हमने बनाया वो डाल देंगे, और एक थाली में चिकनाई लगा के उसमें ये मिश्रण फैला देंगे। और चाहे तो आप इलायची पाउडर या फिर कुछ सूखे मेवे डाल सकते हैं, पर ऐसे ही इतनी अच्छी लगती है कि जरूरत नहीं। मूंगफली तो वैसे ही मेवा। 1 घंटे के बाद में उसे काट के टुकड़ों में सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि सोन पापड़ी कैसे बनाई जाती है, तो भाई इसमें 2 चम्मच जो है देशी घी डाल लीजिए आप पैन में, और इसमें 1/4 कप बेसन डालकर उसको सूखा भूनना है। तो बहुत कम घी है, भूनते रहे, थोड़ा सा भून जाए जब, तो आधा कप इसमें मैदा डालना है, क्योंकि मैदा चूंकि जल्दी पक जाता है तो इसलिए उसे बाद में डालना है। फिर 1 चम्मच देशी घी फिर आप डाल दीजिए, और उसके बाद लगभग 8 मिनट तक इसे सेकिए, लेकिन धीमी आंच में इसको सेकते रहना है। अब जब सिक जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो इसको छान लीजिए अच्छी तरीके से। हाँ, फिर जब छन जाएगा तो इसको अलग रख दीजिए, और एक दूसरे बर्तन में 1 कप शक्कर ले लीजिए, और 1 कप शक्कर में 1/4 कप पानी डालना है। मतलब पानी बहुत कम चाहिए, और उबलने लगे तो इसमें 2-4 बूंदे नींबू की डाल दें, ताकि वो एकदम सफेद हो जाए, साफ हो जाए शीरा जो बन रहा है। इसको लेकिन बहुत धैर्य से पकाना है, लगभग भूरा होने तक इसकी चाशनी पकती रहनी चाहिए, काफी गाढ़ी होनी चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि ठंडे पानी में डालो तो गोली बन जाए, है ना? हाँ, वैसी कर लें इसको, तो खूब गाढ़ी हो जाएगी। तो उसके बाद उसको उतार ले, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उतार क्या लें, इसको फैला दीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर साफ करके, या जो भी पत्थर का स्लैब हो आपका उस पे फैला दीजिए। और थोड़ा ठंडा जब होने लगे, मतलब सहने लायक हो जाए, तो उसको थोड़ा थोड़ा लपेटते जाइए, जिसको कहते हैं ना कि उसके माला बना के जैसे तोड़ते हैं ना, लच्छे जैसे। हाँ, बिल्कुल सही तुमने कहा। तो उसको अगर बनाते जाएंगे तो एक तरह से इसमें नूडल्स जैसा आपको बनाना है। तो आप उसका गोला बनाइए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चिपकाइए मत एक दूसरे से, और उसके बीच बीच में बेसन बुरकते जो हम रखा है हमने भून के, उसको डालते जाइए, और वैसे ही बार बार गोला उसका बनाते जाए, फैलाते जाइए, और देखिएगा कि एक एक तार जो है वो पतला होता जाएगा, और बीच बीच में फिर बेसन छिड़कते जाइए, और फिर उसको लपेटते जाइए उसी में। तो एक प्रक्रिया है, जिस तरीके से मतलब उसका गोला बनाइए। गोला इन द सेंस कि जैसे कि ऊन का गोला नहीं बनता है, लच्छी होती है जैसे, हाँ लच्छी जो बनती है वैसी ही लच्छी बनाते रहिए, और उसमें ये बेसन और मैदा जो हमने भुना था उसको डालते जाइए, तो एक पूरा एकदम रेशे जैसा बन जाएगा, जो सोन पापड़ी जैसी होती है। फिर एक, हाँ नहीं, इसको ऐसे करें, फिर एक एक उसका ऐसे छोटा छोटा गोला ले लें हाथ में। तो आप चाहे तो गोल कटोरी में, छोटी में, या कोई चौकोर कटोरी, जैसा आप शेप देना चाहें, उसमें मेवा डालिए 2-3, उसमें
उसमें भर दीजिए, उसके बाद उसको पलट दीजिए, वैसे ही चिकनी चिकनी बन जाएगी। और अब गाना सुनिए। मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा खाती थी, मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, वो शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा खाती थी, मगर ऐसी न थी। डाली में ये किसका हाथ, इशारे बुलाए मुझे, झूमती चंचल हवा, झूमे तन गुदगुदाए मुझे। हौले हौले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, प्रीत मन में जगाए, खुली आँख सपने दिखाए, दिखाए दिखाए दिखाए, खुली आँख सपने दिखाए। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा खाती थी, मगर ऐसी न थी। अरमानों का रंग है जहाँ पलकें उठाती हूँ, हंस हंस के है देखती, जो भी मूरत बनाती हूँ मैं, जैसे कोई मुझे छेड़े जिस ओर भी जाती हूँ मैं, जगमगाती हूँ मैं, दीवानी हुई जाती हूँ मैं, दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, वो शाम आती थी मगर ऐसी। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार।